तो आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के शायद सबसे मशहूर और सबसे डार्क नाटकों में से एक मैकबेथ की। हमें से ज्यादातर लोग इसकी कहानी तो जानते ही हैं। एक बहादुर योद्धा, 3 डायने, एक हत्या और फिर बस खून खराबा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराने वाले। हमारे पास इस नाटक का पूरा टेक्स्ट है और हम इसके पन्नों के पीछे छिपे मनोविज्ञान, धोखे और महत्वाकांक्षा के उस जाल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैकबेथ की कहानी मतलब सिर्फ एक राजा के बनने और गिरने की कहानी नहीं है। ये इस बात की एक गहरी पड़ताल है कि कैसे एक अच्छा इंसान, एक नायक, बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है नाटक की सबसे मशहूर लाइन से, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। हाँ, अच्छा ही बुरा है और बुरा ही अच्छा है। मतलब ये एक लाइन पूरे नाटक का डीएनए सेट कर देती है ना? बिल्कुल, कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है, सब कुछ उलझा हुआ। तो चलिए इसी उलझी हुई दुनिया में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंग के मैदान से। हाँ, जहाँ स्कॉटलैंड के 2 जनरल मैकबेथ और बैंको एक बड़ी जीत हासिल करके लौट रहे हैं। वो नायक हैं, वफादार हैं, सब कुछ ठीक है उस वक्त तक। हाँ, उस वक्त तक। लेकिन तभी उनका सामना होता है 3 अजीब सी दिखने वाली डायनो से। और वो जो कहती हैं वही इस कहानी का मतलब एक तरह से शुरुआती डेटोनेटर है। वो मैकबेथ को 3 उपाधियों से सलाम करती हैं। पहली थेन ऑफ ग्लेमिस, जो वो पहले से है, ठीक है। फिर थेन ऑफ कॉर्डोर और आखिर में राजा जो भविष्य में बनेगा। अब यहाँ कोई भी चौंक जाएगा। हाँ, लेकिन जो बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो ये है कि मैकबेथ का दोस्त बैंको भी तो वही है। हाँ, डायने उसके लिए भी भविष्यवाणी करती हैं कि वो राजा तो नहीं पर राजाओं का पिता बनेगा। एग्जैक्टली। लेकिन बैंको उन पर शक करता है। वो मैकबेथ को चेतावनी भी देता है कि शैतानी ताकतें अक्सर हमें छोटी मोटी सच्चाई बताकर बड़े जाल में फंसाती हैं। तो सवाल यही है कि मैकबेथ इस जाल में क्यों फंस गया? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही शेक्सपियर की महानता है। उन्होंने मैकबेथ को एक ट्रैजिक हीरो की तरह दिखाया है, मतलब एक ऐसा महान इंसान जिसमें कोई एक घातक कमी हो। और मैकबेथ की वो कमी थी उसकी महत्वाकांक्षा। हाँ, उसकी दबी हुई महत्वाकांक्षा। डायनो ने शायद उसे पैदा नहीं किया, उन्होंने तो बस उसे हवा दी जो पहले से ही एक चिंगारी की तरह उसके अंदर थी। और जैसे ही राजा के दूत आकर उसे बताते हैं कि उसे थेन ऑफ कॉर्डर का खिताब दिया गया है, बूम, दूसरी भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ, और वो चिंगारी आग पकड़ लेती है। अब उसके मन में सवाल नहीं है, अब एक योजना बनने लगी है। तो भविष्यवाणियां तो मैकबेथ को मिली है, लेकिन कहानी का असली इंजन तो कोई और ही चला रहा है। बिल्कुल। लेडी मैकबेथ को एक खत में सब कुछ बता देता है और यहाँ से कहानी की रफ्तार मतलब पूरी तरह बदल जाती है। पूरी तरह। अगर मैकबेथ के मन में एक चिंगारी थी तो लेडी मैकबेथ तो पेट्रोल का टैंकर है। वो खत पढ़ते ही समझ जाती है कि उसके पति के राजा बनने के सपने में एक ही अड़चन है, खुद मैकबेथ। हाँ, खुद मैकबेथ का स्वभाव। वो कहती है कि उसका पति मानवीय दया के दूध से बहुत भरा हुआ है। उसे डर है कि मैकबेथ में वो क्रूरता नहीं है जो महान बनने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हम उसे सिर्फ महत्वाकांक्षी कहें? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो जो करती है वो बुरी आत्माओं का आह्वान करती है। हाँ? वो कहती है कि उसे उसकी स्त्री सुलभ कोमलता से मुक्त कर दें, उसे अनसेक्स कर दें और उसे सिर से पांव तक भयंकर क्रूरता से भर दें। ये तो अपनी इंसानियत को ही त्यागने की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं, ये सत्ता के लिए अपनी आत्मा का सौदा है। लेडी मैकबेथ उस वक्त के सबसे मजबूत महिला किरदारों में से एक है, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। वो मानती है कि भावनाओं को दबाकर, क्रूर बनकर वो सब कुछ हासिल कर लेगी। वो हत्या के मानसिक बोझ को बहुत कम आंकती है। बहुत कम। और यही गलती अंत में उसे ले डूबती है। और उन्हें मौका भी बहुत जल्दी मिल जाता है। राजा डंकन खुद उनके महल में रात गुजारने आते हैं। हाँ, और लेडी मैकबेथ इसे एक सुनहरा मौका मानती है। मैकबेथ हिचकिचाता है, उसका जमीर उसे रोक रहा है, लेकिन लेडी मैकबेथ वो उसकी मर्दानगी को ललकारती है। उसे कायर कहती है। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन है। वो कहती है जब तुमने ऐसा करने की हिम्मत की थी तब तुम एक मर्द थे। और ये काम कर जाता है। हाँ, वो ना सिर्फ उसे उकसाती है बल्कि हत्या का पूरा प्लान भी बनाती है कि अंगरक्षकों को शराब पिला देंगे, उन्हीं के खंजर इस्तेमाल करेंगे और इल्जाम भी उन्हीं पर डाल देंगे। वो इस साजिश की मास्टरमाइंड है। इस पल में मैकबेथ सिर्फ एक हथियार है जिसे लेडी मैकबेथ चला रही है।
तो हत्या की रात आ जाती है, लेकिन इससे ठीक पहले हमें पहली बार मैकबेथ के दिमाग की दरारें दिखनी शुरू होती हैं। उसे हवा में एक खूनी खंजर दिखाई देता है जो उसे राजा के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्या है? कोई जादू? ये जादू से ज्यादा मनोविज्ञान है। वो खंजर असल में नहीं है, वो मैकबेथ के अपराध बोध और अंदरूनी कश्मकश का प्रतीक है। अच्छा। उसका अपना ज़मीर ही उसे डरा रहा है, उसे वो हथियार दिखा रहा है जिसे वो इस्तेमाल करने वाला है। और हत्या करने के बाद जब वो वापस आता है तो वो पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, उसके हाथ खून से सने हैं और वो इतना डरा हुआ है कि वो आमीन तक नहीं कह पाता। उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैकबेथ ने नींद का कत्ल कर दिया है। और ये नींद का कत्ल वाली बात बहुत गहरी है। यहाँ नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। नहीं। शेक्सपियर के नाटकों में नींद का मतलब है मन की शांति, मासूमियत, एक साफ ज़मीर। अच्छा। जब मैकबेथ नींद का कत्ल करता है तो वो असल में अपनी शांति और मासूमियत का कत्ल कर रहा है। इस एक काम के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी चैन से नहीं सो पाएगा। और यहीं पर पति पत्नी का फर्क साफ दिखता है। मैकबेथ को लगता है कि महासागर का सारा पानी भी उसके हाथों से खून नहीं धो सकता, जबकि लेडी मैकबेथ क्या कहती है? थोड़ा सा पानी हमें इस काम से साफ कर देगा। हाँ, वो कितनी शांत और व्यावहारिक है उस वक्त, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और यही इस नाटक का सबसे बड़ा ड्रामेटिक आयरनी है ना? बिल्कुल। वो उस वक्त सोचती है कि खून के धब्बे धोना बहुत आसान है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि जमीर पर लगे धब्बे कभी नहीं मिटते। वो खुद खंजर वापस रखने जाती है, मानो सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन यहीं से झूठ और अपराध का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे वे संभाल नहीं पाएंगे। और इस झूठ का पहला बड़ा इम्तिहान तो अगली सुबह ही हो जाता होगा। हाँ, जब हत्या की खबर फैलती है और मैकबेथ घबराहट में एक और गलती कर बैठता है। क्या? वो गुस्से का नाटक करते हुए उन दोनों अंगरक्षकों को मार देता है। अच्छा, गवाहों को मिटाने के लिए? हाँ, लोगों को लगता है कि उसने राजा का बदला लिया है, लेकिन असल में वो सबूत मिटा रहा था। और इसी बीच राजा के बेटे मैल्कम और डोनाल्बन वो डरकर भाग जाते हैं और शक उन पर चला जाता है। और इस तरह डायनो की तीसरी भविष्यवाणी सच हो जाती है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। उसे वो सब मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन ताज पहनने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। नहीं, अब उसका नया डर है बैंको। उसे डायनो की वो बात याद है कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे। और ये मैकबेथ के पतन का अगला और शायद ज्यादा अहम पड़ाव है। डंकन की हत्या के लिए लेडी मैकबेथ ने उसे उकसाया था। हाँ, लेकिन बैंको और उसके बेटे फ्लियांस को मारने का फैसला ये पूरी तरह से उसका अपना है। वो अब खुद योजना बना रहा है। हाँ, अब वो किसी का मोहरा नहीं, खुद एक शैतान बन चुका है। वो हत्यारों को भेजता है। बैंको मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा फ्लियंस भाग निकलता है, जिसका मतलब है कि मैकबेथ का डर अभी भी जिंदा है। और ये डर और अपराध बोध अब उसे सरेआम परेशान करने लगता है। हाँ, उस शाही दावत वाले सीन में ये तो बहुत ही जबरदस्त सीन है, जब मैकबेथ अपनी कुर्सी पर बैंको का खून से लथपथ बूथ देखता है, जिसे उसके सिवा कोई और नहीं देख सकता। हाँ, ये फिर से उसके टूटे हुए दिमाग का एक सबूत है। उसका अपराध बोध अब एक मूर्त बनकर उसके सामने आ बैठा है। और इस घटना के बाद वो खुद कहता है, मैं खून में इतना आगे बढ़ चुका हूं कि वापस लौटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं, अब सिर्फ आगे तबाही है। इसी डर और असुरक्षा में वो वापस उन डायनों के पास जाता है। वो सोचता है कि उसे जवाब मिलेंगे, लेकिन डायने उसे और भी बड़े धोखे में डाल देती हैं। वे इक्विवोकेशन का इस्तेमाल करती हैं, मतलब दोहरे अर्थ वाली बातें। अच्छा, वो सच बोल रही हैं, लेकिन सच को इस तरह पेश कर रही हैं कि मैकबेथ उसका गलत मतलब निकाले। जैसे वो उसे 3 और चेतावनियां देती हैं। पहली तो साफ है, मैकडफ से सावधान रहो। हाँ, ये सीधी बात है। लेकिन दूसरी, औरत से जन्मा कोई भी इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैकबेथ सोचता है ये तो नामुमकिन है, हर इंसान औरत से ही जन्म लेता है। और तीसरी, वो तब तक नहीं हारेगा जब तक बिरनम का जंगल चलकर डंसिनेन पहाड़ी तक न आ जाए। और वो सोचता है जंगल भला कैसे चल सकता है। एग्जैक्टली। ये भविष्यवाणियां मैकबेथ के घमंड को और बढ़ा देती हैं। उसे लगता है कि वो अजेय है, उसे कोई नहीं मार सकता। और इसी झूठे आत्मविश्वास में आकर वो अपने जीवन का सबसे घिनौना काम करता है। सिर्फ इसलिए कि उसे मैकडफ से सावधान रहने को कहा गया है, वो उसके महल पर हमला करवाकर उसकी पत्नी और मासूम बच्चों को मरवा देता है। ये हत्या सत्ता के लिए नहीं थी, ये सिर्फ क्रूरता थी, बदले की भावना थी। ये मैकबेथ के नैतिक पतन का सबसे निचला स्तर था। बिल्कुल। और उसने एक ऐसे दुश्मन को बनाया है जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय बदले के।
एक तरफ मैकबेथ क्रूरता की हदें पार कर रहा है तो दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ, जो शुरू में इतनी मजबूत थी, अब अंदर से टूट रही है। हाँ, उसका दबाया हुआ अपराध बोध अब उसे नींद में परेशान कर रहा है। वो नींद में चलती है और लगातार अपने हाथों को मलती रहती है। जैसे खून के वो धब्बे छुड़ाने की कोशिश कर रही हो, जिन्हें वो देख भी नहीं सकती। हाँ, और यहीं वो अपनी मशहूर लाइन कहती है, आउट डैम स्पॉट, आउट आई से। निकल जाओ मनहूस दाग, निकल जाओ। और सोचिए, ये वही लेडी मैकबेथ है जो कहती थी कि थोड़ा सा पानी हमें इस काम से साफ कर देगा। सही बात है। और अब वो कहती है कि अरब के सारे इत्र भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते। शेक्सपियर हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि अपराध बोध को दबाया जा सकता है, उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। वो पानी जो उसे लगता था सब धो देगा, अब वही उसकी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन गया है। और अंत में इसी बोझ तले दबकर वो अपनी जान ले लेती है। और जब मैकबेथ को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है तो उसका रिएक्शन भी बहुत अजीब है। हाँ, वो दुखी नहीं होता। वो जीवन के बेमतलब होने पर एक भाषण देता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। वो कहता है कि जीवन तो बस एक चलती फिरती परछाई है, एक कहानी जिसे कोई बेवकूफ सुनाता है, जिसमें शोर और गुस्सा तो बहुत है पर उसका कोई मतलब नहीं। उसे ताज मिल गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने प्यार, सम्मान, नींद, शांति और अब अपनी पत्नी, सब कुछ खो दिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय एक खाली ताज और एक अर्थहीन जीवन के। और अंत में वो भविष्यवाणियां भी एक एक करके उसके खिलाफ हो जाती हैं। हाँ, मैकडफ और मैल्कम की सेना जब आगे बढ़ती है तो वो बिरनम जंगल की टहनियों को अपनी ढाल बना लेते हैं। और दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल ही चल रहा हो। पहली भविष्यवाणी का धोखा सामने आ गया। हाँ, और जब लड़ाई में मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है तो वो घमंड से कहता है कि उसे कोई औरत से जन्मा व्यक्ति नहीं मार सकता। तब मैकडफ आखिरी राज खोलता है कि उसे सामान्य तरीके से जन्म नहीं दिया गया था। उसे उसकी माँ के गर्भ से ऑपरेशन द्वारा यानी सिजेरियन सेक्शन से समय से पहले निकाला गया था। फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड। हाँ, मतलब वो तकनीकी रूप से औरत से जन्मा नहीं था। और यही मैकबेथ का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। उसे समझ आता है कि डायनो ने उसके साथ शब्दों का कैसा भयानक खेल खेला था, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लड़ता है और मारा जाता है। अंत में मैकडफ उसका सिर काट कर लाता है और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राइटफुल राजा घोषित किया जाता है। और इस तरह कहानी का अंत होता है। तो ये थी मैकबेथ की कहानी, एक नायक के एक राक्षस बनने की और फिर अपने ही कर्मों के बोझ तले तबाह हो जाने की। ये अंदर से खोखला कर देती है। मैकबेथ को जो चाहिए था वो उसे मिला, लेकिन उसे पाने की कीमत इतनी ज्यादा थी कि अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। ये सत्ता के भ्रष्ट करने वाले स्वभाव पर एक काला और डरावना अध्ययन है। शानदार अध्ययन। और जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर आज भी बहस होती है। क्या मैकबेथ भाग्य का शिकार था? क्या डायनो ने सिर्फ वो भविष्य बताया जो होकर ही रहता? या फिर उन्होंने सिर्फ एक विचार का बीज बोया और मैकबेथ ने अपने चुनाव से, अपनी मर्जी से उस बीज को एक जहरीले पेड़ में बदल दिया? अगर वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता तो क्या होता? ये शायद भाग्य और मर्जी के बीच की वो जंग है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लड़ते हैं।